आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाली हैं जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जिसके बिना शायद हमारी आज की दुनिया होती ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ प्रिंटिंग की। हमारे पास एक किताब का अध्याय है, प्रिंट कल्चर और आधुनिक दुनिया, और आज हम इसी की गहराई में जाकर देखेंगे कि कैसे लकड़ी के कुछ टुकड़ों पर स्याही लगाने की एक साधारण सी तकनीक ने क्रांतियों को जन्म दिया, साम्राज्यों को हिला दिया और हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। जब भी मैं प्रिंटिंग के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, योहान गुटेनबर्ग और उनकी बाइबल। लेकिन हमारा स्रोत कहता है कि कहानी उससे कहीं ज्यादा पुरानी और दिलचस्प है, और इसकी शुरुआत यूरोप में नहीं बल्कि पूर्वी एशिया में हुई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम अक्सर गुटेनबर्ग को ही सारा क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने एक ऐसी दौड़ पूरी की जिसे चीनियों ने सदियों पहले शुरू कर दिया था। लगभग 6वीं शताब्दी में चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग? हाँ, सोचिए, किसी कारीगर ने लकड़ी के एक सपाट टुकड़े पर बड़ी मेहनत से अक्षर या तस्वीरें उल्टी उकेरी। अच्छा। फिर उस पर स्याही लगाई और उसे कागज पर दबा दिया। हर पन्ने के लिए एक नया ब्लॉक बनाना पड़ता था। हर पन्ने के लिए नया ब्लॉक? अरे बाप रे। ये तो सुनने में ही बहुत मेहनत का काम लगता है। मेहनत का तो था, लेकिन हाथ से लिखने से तो कई गुना तेज था। हाँ, ये तो है। इसी तकनीक से शुरुआती किताबें बनी जिन्हें अकॉर्डियन बुक कहा जाता था, क्योंकि वे हारमोनियम की तरह खुलती और बंद होती थीं। और यहाँ एक मजेदार बात है, ये ज्ञान सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं रहा। अच्छा। बौद्ध मिशनरी जब चीन से जापान गए तो वे अपने साथ सिर्फ धर्म ही नहीं, ये तकनीक भी ले गए। और इसी का नतीजा है कि दुनिया की सबसे पुरानी छपी हुई किताब जो आज भी मौजूद है, हाँ। वो गुटेनबर्ग की बाइबल नहीं बल्कि जापान में एडी 868 में छपी डायमंड सूत्र है। क्या बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो हमेशा गुटेनबर्ग बाइबल को ही पहला समझती थी। तो ये तकनीक चीन से जापान पहुंची। हाँ। और फिर ये कोरिया पहुंची, जहां एक और बड़ी क्रांति हुई। उन्होंने लकड़ी के बजाय धातु के, क्या कहते हैं, मूवेबल टाइप बनाए। मूवेबल टाइप मतलब धातु के बने अलग अलग अक्षर जिन्हें आप किसी भी शब्द को बनाने के लिए जोड़ सकते थे और बार बार इस्तेमाल कर सकते थे। ये वुड ब्लॉक से कहीं ज्यादा कारगर था। समझ गया। और फिर जैसे मसाले और रेशम सिल्क रूट से पश्चिम पहुंचे, वैसे ही कागज और प्रिंटिंग का ये शुरुआती आइडिया भी यूरोप की तरफ बढ़ने लगा। मार्को पोलो जैसे यात्रियों ने जब चीन की कहानियां सुनाई तो उन्होंने वहां की इस अनोखी छपाई के बारे में भी बताया। और यहीं पर हमारे हीरो योहान गुटेनबर्ग की एंट्री होती है। तो उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो चीन और कोरिया में नहीं हो पाया था? गुटेनबर्ग एक शानदार उद्यमी और आविष्कारक थे। उन्होंने चीन से आया आइडिया को लिया और उसे एक बिल्कुल एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। करीब 1448 में उन्होंने एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैतून का तेल निकालने वाली प्रेस। तेल निकालने वाली प्रेस? हाँ, वाइन या जैतून का तेल निकालने वाली प्रेस। उन्होंने उस प्रेस को मॉडिफाई करके दुनिया का पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। वाह! ये एक तरह की उस जमाने की जुगाड़ टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। अब 1 घंटे में सैकड़ों पन्ने छापे जा सकते थे। गुटेनबर्ग बाइबल इस प्रेस से छपने वाली पहली बड़ी किताब थी और इसने यूरोप में जानकारी के एक विस्फोट की शुरुआत कर दी। यूरोप में तो ये सब हो रहा था, लेकिन ये तूफान भारत तक कब और कैसे पहुंचा? हमारे यहाँ तो पांडुलिपियों की एक बहुत मजबूत परंपरा थी। भारत में इसकी कहानी थोड़ी अलग है। प्रिंटिंग प्रेस आया तो 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ गोवा। अच्छा, गोवा में? जी, लेकिन उनका मकसद सिर्फ धार्मिक किताबें छापना था। असली धमाका तो हुआ 18वीं सदी के अंत में, जब जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम के एक सनकी और दिलेर आयरिशमैन ने 1780 में बंगाल गजट शुरू किया। भारत का पहला अखबार। बिल्कुल। और उसने आते ही ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दी। कैसे? हिक्की ने गवर्नर जनरल और उनकी पत्नी के बारे में गॉसिप छापकर उस जमाने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ दी। यहीं से भारत में प्रिंट एक राजनीतिक और सामाजिक हथियार के रूप में उभरना शुरू हुआ। ये तो कमाल है। मतलब प्रिंट के आने से पहले और बाद की दुनिया में तो जमीन आसमान का फर्क रहा होगा। मुझे लगता है कि हम ये भूल जाते हैं कि छपाई से पहले ज्ञान को सहेजना और बांटना कितना मुश्किल था। बहुत ज्यादा मुश्किल। कल्पना कीजिए, आपको एक किताब चाहिए तो उसकी कोई दुकान नहीं है। आपको किसी मठ या अमीर आदमी के पास जाना होगा जिसके पास हाथ से लिखी पांडुलिपि हो। फिर आप किसी नकल करने वाले को महीनों
शायद सालों का वक्त और बहुत सारा पैसा देंगे ताकि वो आपके लिए उसकी एक कॉपी बना दे। ये पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या जानवरों की खाल पर लिखी जाती थीं, जो नाजुक भी होती थीं और बेहद महंगी भी। ज्ञान कुछ मुट्ठी भर लोगों की तिजोरी में बंद था। और गलतियों की भी तो बहुत गुंजाइश रहती होगी। हर बार जब कोई हाथ से नकल करेगा तो कुछ ना कुछ बदल ही जाएगा। यही सबसे बड़ी समस्या थी। सोचिए, उस जमाने में दो विद्वान अलग अलग शहरों में बैठकर अरस्तु के किसी विचार पर बहस कर रहे हैं। ठीक है। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि दोनों के पास जो पांडुलिपि है उसमें एक ही बात लिखी हो। अच्छा। हो सकता है किसी नकल करने वाले ने एक शब्द बदल दिया हो और पूरा मतलब ही पलट गया हो। विज्ञान या दर्शन इस तरह कैसे आगे बढ़ सकता था? तो प्रिंट ने इस समस्या को कैसे सुलझाया? प्रिंट ने दो कमाल की चीजें की। एक, इसने किताबों को सस्ता बनाकर ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। ठीक है। दूसरा, और शायद ज्यादा जरूरी, इसने ज्ञान का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। स्टैंडर्डाइजेशन। जब गुटेनबर्ग की प्रेस से बाइबल की 180 कॉपियां निकली तो वे सब हूबहू एक जैसी थीं। हर शब्द, हर अक्षर। अब पेरिस में बैठा विद्वान और रोम में बैठा पादरी एक ही टेक्स्ट पर बात कर सकते थे। वाह। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने आधुनिक विज्ञान और तर्क के युग की नींव रखी। अब बहस इस पर नहीं होती थी कि सही टेक्स्ट कौन सा है, बल्कि इस पर होती थी कि टेक्स्ट का मतलब क्या है। मतलब सिर्फ किताबें छापने का तरीका नहीं बदला, लोगों के सोचने का तरीका ही बदल गया। स्रोत इसे प्रिंट क्रांति कहता है और अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों। बिल्कुल। इसका पहला असर तो ये हुआ कि एक नया पाठक वर्ग पैदा हो गया। नया पाठक वर्ग। हाँ, किताबें सस्ती हुई तो ज्यादा लोगों ने खरीदना शुरू किया और साक्षरता बढ़ी। पहले लोग कहानियां और ज्ञान सुनकर हासिल करते थे, एक मौखिक परंपरा थी। अब लोग खुद पढ़कर चीजों को समझने लगे। ये सत्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अब आप लोगों को ये नहीं बता सकते थे कि धर्म ग्रंथ में ये लिखा है। वे खुद पढ़कर देख सकते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन है ना? इससे बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। 1517 में मार्टिन लूथर नाम का एक पादरी ने कैथोलिक चर्च की कुछ प्रथाओं पर सवाल उठाते हुए 95 थीसीज नाम का एक दस्तावेज लिखा। जी। अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होता तो शायद उनके विचार उसी शहर तक सीमित रह जाते, लेकिन किसी ने उनकी थीसिस की कॉपियां छाप दी और कुछ ही हफ्तों में वे पूरे जर्मनी और फिर यूरोप में फैल गई। अरे वाह! ये उस जमाने का वायरल ट्वीट था। इसने करोड़ों लोगों को चर्च की सत्ता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया और ईसाई धर्म हमेशा के लिए बढ़ गया। एक छपे हुए कागज ने 1000 साल पुराने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो प्रिंट ने धर्मी की सत्ता को चुनौती दी। क्या इसने राजनीतिक सत्ता के साथ भी ऐसा ही किया? हाँ, और शायद उससे भी ज्यादा। 17वीं और 18वीं सदी में जब प्रबोधन एनलाइटनमेंट का दौर आया तो वोल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता पर लिखना शुरू किया। उनकी किताबें छपकर आम लोगों के हाथों में पहुंची। लोग कॉफी हाउस में बैठकर उन पर बहस करते थे। इन विचारों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि राजा को हम पर शासन करने का अधिकार किसने दिया? सही बात है। क्या हमें अपनी सरकार खुद चुनने का हक नहीं है? इन छपे हुए विचारों ने ही उस आग को हवा दी जो आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति बनी। ये सब सुनकर तो लगता है कि प्रिंट के आने से सब कुछ अच्छा ही हुआ, लेकिन क्या शासक और पादरी इस बात से खुश थे कि लोग अब हर चीज पर सवाल उठा रहे हैं? खुश? अरे वे तो डरे हुए थे। डरे हुए थे? बिल्कुल। स्रोत में इसे प्रिंट का डर यानी द फियर ऑफ प्रिंट कहा गया है। सत्ता में बैठे लोगों को अचानक एहसास हुआ कि अब विचारों पर उनका कंट्रोल नहीं रहा। कोई भी कुछ भी छापकर हजारों लोगों तक पहुंचा सकता था। उन्हें डर था कि इससे विद्रोह फैलेगा, अराजकता आएगी और उनकी सत्ता चली जाएगी। तो उन्होंने इस डर से निपटने के लिए क्या किया? उन्होंने वही किया जो सत्ता हमेशा करती है जब उसे किसी विचार से खतरा महसूस होता है, उसे दबाने की कोशिश। सेंसरशिप के शुरुआती कानून बनाए गए। सेंसरशिप? प्रकाशकों को कोई भी किताब छापने से पहले सरकार या चर्च से अनुमति लेनी पड़ती थी। कैथोलिक चर्च ने तो इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स नाम से प्रतिबंधित किताबों की एक पूरी लिस्ट ही बना दी, जो सैकड़ों सालों तक चलती रही। प्रतिबंधित किताबों की लिस्ट? जी। इस लिस्ट में उन किताबों के नाम थे जिन्हें पढ़ना पाप माना जाता था। और मजे की बात यह है कि किसी किताब को प्रतिबंधित करने से वो और ज्यादा लोकप्रिय हो जाती थी। ये तो हमारे यहाँ भी हुआ होगा। जब हिक्की जैसे लोगों ने ब्रिटिश राज पर लिखना शुरू किया
तो उन्होंने भी तो इसे रोकने की कोशिश की होगी। बिल्कुल। भारत में प्रिंट की कहानी सामाजिक सुधार और आज़ादी की लड़ाई की कहानी है। जैसे ही राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लिखना शुरू किया, या ज्योतिबा फुले ने जातिवाद और शिक्षा के हक के लिए आवाज उठाई, तो पारंपरिक सत्ताधारी वर्ग और ब्रिटिश सरकार दोनों ही असहज हो गए। राष्ट्रवादी नेताओं ने केसरी और वंदे मातरम जैसे अखबारों और पत्रिकाओं का इस्तेमाल आजादी के विचार को घर घर तक पहुंचाने के लिए किया। और अंग्रेजों ने इसे रोकने की कोशिश की। बहुत कोशिश की। उन्होंने कई कानून बनाए, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिससे भारतीय भाषाओं के अखबारों पर सेंसरशिप लगाई गई। लेकिन वे इस आग को बुझा नहीं पाए। यहाँ एक और दिलचस्प बात मेरे दिमाग में आ रही है। क्या प्रिंट ने भारत में एक तरह की पहचान बनाने में भी मदद की? ये बहुत ही जरूरी पहलू है। प्रिंट से पहले एक मराठी बोलने वाला व्यक्ति जो पुणे में रहता था, शायद उसे ये एहसास भी नहीं होता था कि नागपुर में रहने वाला व्यक्ति भी उसी की तरह सोचता है। सही बात है। लेकिन जब मराठी में अखबार और किताबें छपने लगी, तो एक भाषा बोलने वाले लाखों लोगों के बीच एक जुड़ाव की भावना पैदा हुई, एक कम्युनिटी की भावना। उन्होंने एक दूसरे की समस्याएं पढ़ी, एक जैसी कविताएं पढ़ी। इसी भाषाई पहचान ने आगे चलकर राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। प्रिंट ने सिर्फ सूचना नहीं दी, उसने हम की भावना पैदा की। वाह! तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो ये सिर्फ एक तकनीक के विकास की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे जानकारी के आजाद होने से दुनिया बदल जाती है। चीन के एक लकड़ी के ब्लॉक से शुरू होकर गुटेनबर्ग के प्रेस से गुजरकर ये भारत में आजादी का हथियार बन गई। सही कहा। इसने न केवल किताबों को सस्ता और सुलभ बनाया, बल्कि हमारे समाज की नींव ही बदल दी। इसने धर्म पर सवाल उठाए, राजशाही को चुनौती दी, विज्ञान को संभव बनाया और राष्ट्रों को जन्म दिया। ये सब सुनने के बाद आज के दौर के बारे में सोचना तो लाजमी है। स्रोत में प्रिंट के डर और सत्ता द्वारा जानकारी को नियंत्रित करने की कोशिशों का जिक्र है। ये मुझे आज की दुनिया की याद दिलाता है। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की चर्चा खत्म कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे नए प्रिंटिंग प्रेस हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जो किसी भी विचार को सेकंडों में दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या हम आज भी वैसा ही डिजिटल डर देख रहे हैं? आज कौन से विचारों को खतरनाक माना जाता है? और सरकारों से लेकर बड़ी बड़ी टेक कंपनियां तक कौन और कैसे उनके प्रसार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है? इतिहास शायद खुद को दोहरा नहीं रहा, लेकिन उसकी गूंज तो साफ सुनाई दे रही है। ये सोचने वाली बात है। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है। जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जाने और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम प्रोफेशनल तरीके से और आसान भाषा में समझाया जाता है। इससे बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। एक रिज्यूम, एक वीडियो, कई मौके, रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो, क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है।